मैं भरत कोराना हाजिर हूँ एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का गद्य साहित्य को लेकर के। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का गद्य साहित्य, इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी कुछ रचनाकार, कुछ रचनाएं, उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आदिकाल के गद्य साहित्य से। ठीक है साहब? यहां तक कर देते हैं इसको। ठीक है साहब। आदिकाल का गद्य साहित्य। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य पद्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत एक प्रश्न आता है, वह रचना जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू। प्रश्न आ सकता है चंपू किसे कहते हैं? तो चंपू का मतलब होता है ऐसी रचना जिसको गद्य में भी लिख दिया और आधा पद्य में भी लिख दिया, उस रचना को हम चंपू काव्य कहेंगे, चंपू कहेंगे। ठीक है साहब? तो चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है, उसको तो चंपू ही कहेंगे, पर यहां से अपन थे कि चंपू साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रत्न दिए हैं। इनमें प्रमुख रोड़ा नामक कवि कृत राउल वेल, और अगर कोई प्रश्न आता है कि चंपू काव्य की प्रथम कृति कह सकते हैं तो राउल वेल है, ये याद रखना, ये मार्क कर लेना। ये गद्य और पद्य का मिश्रित रूप चंपू रचना है। देखो यहां से वापस आ गया, गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? चंपू काव्य। ठीक है? दामोदर कृत, और एक प्रश्न यहां से नया बनता है, ये तो है रोड़ा और ये है दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक, और ज्योतिषुर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर गद्य की कृतियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आज आप सेकेंड ईयर फाइनल वगैरह वगैरह एमए, उसके बाद में भी आप कंपटीशन एग्जाम में उतरोगे और हिंदी साहित्य के संबंधित जहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो दोस्तों दामोदर जी और रोड़ा कवि और ज्योतिषवर ठाकुर, इनकी रचनाएं वर्ण रत्नाकर, राउल वेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण बहुत ही मायने रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं राउल वेल के बारे में कि राउल वेल क्या है। तो इसका रचना का काल है वो 10वीं शताब्दी। जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप वीडियो को रोक करके या फिर वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, शानदार वाले नोट्स बन जाएंगे आपके। राउल वेल इसका रचनाकार 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। तो राउल वेल जो रचना है वो चंपू काव्य में मिलती है। इसमें राउल नामक नायिका के नख शिक का वर्णन किया है। नख और शिक, नख का मतलब होता है नाखून से लगाकर, शिक यानी पूरी शिखर तक, चोटी तक पूरा वर्णन है। तो इसमें नायिका कौन है राउल वेल में? राउल नामक नायिका है। राउल नामक कोई लड़का नहीं है, राउल एक नायिका है। पहले सौंदर्य का पद्य में वर्णन किया गया है, बाद में इसको गद्य में बताया गया। ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, यह भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि इसी काल में हिंदी में नखशिख श्रृंगार आरंभ होता है। कौन से काल में? 10वीं शताब्दी में। और किस रचना के आधार पर कहा? राउल वेल के आधार पर कहा। ठीक है साहब? इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा वगैरह जो अलंकार हैं बहुत सारे, उनका प्रयोग किया गया है। तो इसके अंतर्गत दो बातें याद रखने की है। राउल वेल जो रचना है वो किसने लिखी, दूसरी बात है कि ये कब लिखा गया ग्रंथ है, तो ये 10वीं शताब्दी का है। तीसरी बात, इसमें किसका वर्णन है, तो राउल नामक जो नायिका है उस नायिका का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है साहब? दूसरे नंबर पे आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये किसकी रचना है? जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दोस्तों, ये जो रचना है ये है दामोदर कवि की। किसकी है? दामोदर कवि की। बहुत महत्वपूर्ण। महाराज गोविंद सिंह का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा। इनके सभा के जो पंडित थे उनका नाम था दामोदर जी शर्मा। इन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जो दामोदर शर्मा थे जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा, वो किस महाराजा के दरबार में सभा कवि थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा गोविंद चंद जी। ठीक है? या फिर प्रश्न बन सकता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण
का रचना काल क्या है? तो हो जाएगा 12वीं शताब्दी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो प्रश्न आ सकता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के संबंध में हिंदी के किस विद्वान ने अपनी राय पेश की थी? इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों, संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय मतलब 12वीं शताब्दी में ध्यान दिया जाने लगा। ऐसा किन्होंने कहा है? ऐसा हजारी प्रसाद जी ने कहा है। तो पहली तो है राउल विल, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर एक वर्ण होता है जिसका मतलब होता है घाव हो जाता है, यह है वर्ण रत्नाकर। तो इसकी जो रचना की थी वो की थी ज्योतिश्वर ठाकुर ने। किसने की थी? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। ये आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए साथ साथ। इस ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, किन्होंने किया है? सुनीति कुमार चटर्जी, और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी हिंदी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था साबित हुई, और इन्होंने किया प्रकाशन। 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि है। मिथिला प्रदेश के हैं इसलिए मैथिली कवि हैं। इसकी भाषा आलंकारिक और कवित्वपूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में मिलता है। उज्ज्वल कोमल लोहित समसंतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण, इस प्रकार हिंदी गद्य की प्रमुख कृतियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य रचना का प्रवाह अखंड रूप से प्रवाहित होता रहा। अखंड का मतलब जो खंडित न हो सके। ठीक है, कब से? वर्ण रत्नाकर के बाद में। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसकी प्रकाशन इसका कहां से हुआ? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। किसके तत्वावधान में? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संरक्षण में। रचना काल तो इसका हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। कौन कौन सी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं आदिकाल की, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियां उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो साहित्य सामग्री मिली उसके आधार पर ही निर्धारित की जाती है। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल की साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। क्या क्या विशेषताएं रही होगी? किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आदिकाल की। हम ना तो भक्ति काल की कर रहे हैं, ना किसी और की कर रहे हैं, ना रीति काल की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आदिकाल की। तो क्या क्या रही होगी उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण से पता चलता है कि भी क्या विशेषता रही होगी। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है। किसकी दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा हुआ है। ठीक है, और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस व श्रृंगारिक रस से युक्त रहा। तो इसके अंतर्गत चरित्र प्रधान काव्य और वीर रस और श्रृंगारिक रस, इसमें ज्यादातर वीर रस का प्रयोग किया गया आदिकाल में, और फिर श्रृंगार का। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल कहा जाता, अभ्युदय काल था। अभ्युदय का मतलब होता है सूर्योदय, अभिधन उदय, सूर्योदय के समय की घटना अभ्युदय। किंतु अपभ्रंश में धीरे धीरे अवट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठता अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी मित्रों। अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैं तो अनेक प्रवृत्तियां सामने आती हैं। बात है 7वीं शताब्दी के आसपास। आदिकाल को भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रांति काल। ठीक है, इसको भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं।
आजा लाला आजा आजा, क्यों परेशान कर रहा है। तो अब इसकी कौन सी विशेषता है वो हम आगे देखते हैं। पहली है वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। कौन सी है? वीरतापूर्ण जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो वीरतापूर्ण, उसमें वीर रस का प्रयोग करके गए बहुत सारे रचनाकार, और उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे ओज युक्त वगैरह जो वातावरण था उसको बखूबी इसके अंदर वर्णित किया गया। तो मित्रों देखते हैं हम आगे। वीर गाथात्मक काव्य रचना। आदिकाल साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसने कवि अपने आश्रय दाताओं की वीरता, साहस, शौर्य एवं पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे, है ना। वीर रस के अंतर्गत, वीर रस का कारण है, जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो वीर रस के संबंधित जो रचनाएं किसने किसने लिखी उसके बारे में पता करेंगे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति थे, जो रचनाकार थे, वो क्या करते थे कि वो किसके दरबार में थे और फिर उस बात को बढ़ा चढ़ा करके अतिरंजित करके पेश करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था। ये प्रश्न आ सकता है 20 नंबर का, बीए सेकेंडरी वालों ध्यान देना। आदिकाल की प्रवृत्तियां बताएं, काव्य रचना की विशेषता बताइए। इस प्रकार से इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। देखो क्लियर लिखा हुआ है, जो भी आदिकाल में युद्ध हुए उसके दो कारण थे। पहला था नारी सौंदर्य, औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए उन्होंने लड़ाई ली, है ना, वो सुंदर है, वो मुझे चाहिए। या फिर जो इन्होंने लड़ाई की उसका दूसरा कारण ये था साम्राज्य विस्तार, वहाँ का शासन भी मैं संभाल लूँ, वो भी मेरे अंडर में आ जाए, वो भी मेरे अंडर में आ जाए, और इसके कारण अक्सर राजाओं के साथ में युद्ध होता रहता था। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था इनका कारण। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। अतिशयोक्ति का मतलब बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जिस प्रकार से हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका शीघ्र जल गई और गए निशस्त्र भाग। इस प्रकार से बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। सीटेट के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था, अतिशयोक्ति किस प्रकार लिखते हैं, और सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं, अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखते हैं, अतिशयोक्ति। जबकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसको देखें तो ये होता है अतिशय। अतिशय का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, और इसका अर्थ होता है उक्ति। उक्ति का मतलब कथन, बात जो की है वो, तो ये होता है अतिशयोक्ति। अ और उ मिलकर के ओ बन रहा है, गुण संधि बन रही है, तो ये गलत है, अतिशयोक्ति नहीं होता। इस प्रकार से होता है ये अतिशयोक्ति। इसमें जो शंकर वाला श है ये पूरा आता है, इस बात का ख्याल रखना है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। तो राजा महाराजा की जो इनके दरबारी होते थे वो बात को बड़ा चढ़ा करके पेश करते थे, है ना, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, ठीक है। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है, और ये चीजें देखनी हो तो रासो साहित्य में आपको मिल जाएगी। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। प्रश्न बन सकता है, वीर गाथा काल नाम किसने रखा? तो आचार्य शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा। क्यों रखा? तो इसका ये पूरा का पूरा कारण है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा के रूप में बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके वीरतापूर्ण पेश किया गया, इसलिए उसका नाम वीर गाथा काल रखा गया। दोस्तों आगे चलते हैं। युद्धों का वर्णन क्या है? युद्धों का वर्णन, युद्धों का वर्णन आदिकाल साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर अधिक था। अगर आदिकाल की प्रवृत्ति को देखें, आदिकाल को देखें तो राजा का जो ध्यान था वो प्रजा पर तो कम था और दूसरी ओर ज्यादा था। दूसरी ओर क्या था? ज्यादा। इसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। बिगुल एक बाजा होता है, इसलिए मतलब प्रजा खुश नहीं थी और अक्सर वो साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में लड़ाइयां हो जाती थी। तत्कालीन कवियों ने काव्यों में युद्धों का सजीव वर्णन करके जन समूह में एक चेतना प्रकट की और कहा कि युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। कवियों ने कहा भाई युद्ध अगर जरूरी है तो करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश व उत्साह भर देते थे, और कवि हैं वो इतना ऐसा जोश भर देते थे कि वो युद्ध करने के लिए
मतलब बेपरवाह युद्ध करने के लिए वहां के सैनिक, वहां की प्रजाजन तैयार हो जाती कि हमें युद्ध करना है और हम अगले वाले राजा को हरा देंगे। तीसरा कारण है संकुचित राष्ट्रीयता। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संकुचित का मतलब होता है संकीर्ण, कम। आदिकाल के चारण कवियों द्वारा, किनके कवियों द्वारा? चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति का मतलब था गुणगान करना, स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणानुवाद कर दिया गया। गुणानुवाद, गुण का अनुवाद करना, है ना, कि मतलब जयचंद तो देशद्रोही था, उसको भी वहां के कवियों ने, चारण कवियों ने बात को बढ़ा चढ़ा करके स्तुति कर करके, क्यों? अपनी रोजी रोटी पल सके, सिर्फ ये कारण था। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इसको आप नोट कर लेना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जयचंद की प्रशंसा में जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत। केदार जी ने लिखा जयचंद प्रकाश। और जय मयंक जस चंद्रिका, ये लिखा मधुकर कवि। किसने लिखा? मधुकर कवि। तो इसको याद रखने का ये तरीका है कि जय मयंक, म आ गया यहाँ पे, इसमें कहीं पर भी म नहीं आ रहा है, इसमें भी कहीं पर म नहीं आ रहा है, मतलब जयचंद प्रकाश में म नहीं आ रहा है और भट्ट केदार में भी म नहीं आ रहा है, पर जय मयंक जस चंद्रिका में म आ रहा है यहाँ पे मयंक में, तो मधुकर कवि में भी म आ रहा है। इसको याद कर दीजिए, ये अपना आप आपको याद हो जाएगा। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखी। ये ग्रंथ लिखे गए जो किसके बेस बना करके लिखे गए? जयचंद को। आगे चलते हैं। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिससे ये अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। उन्होंने, राजाओं ने कभी माना ही नहीं। राजाओं ने माना कि ये हमारा मारवाड़ रियासत बस मेरी, बाकी सब दूसरा का, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये संकीर्ण मानसिकता, इस संकीर्ण मानसिकता ने एक दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करवाने प्रारंभ कर दिए। अगर उन्होंने पूरे समूचे भारत को अपना परिवार माना होता तो शायद आज भी वो शासन चलता, किसी तरह के लड़ाई दंगे नहीं होते जैसे पूर्व में घटित होते थे, वो आज नहीं होते अगर ऐसा होता तो। पर ये अपने अपने रियासतों में, अपने अपने सूबों में बंटने के कारण धीरे धीरे इन्होंने अपनी सल्तनत को खोना प्रारंभ कर दिया। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिससे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी ने परास्त किया था। घटना 1192 की है कि पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी ने पकड़ करके गजनी ले गए और वहां पर कवि चंद बरदाई वहां पे साथ थे और वो घटना हुई थी तवे फोड़ने की। तवे, चार बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो चुल्तान मत चूके चौहान। मैं पिछले वाले वीडियो में वो उक्ति थोड़ी सी भूल गया था, मुझे याद नहीं था। तो चंद बरदाई ने ऐसा कहा था कि 4 बांस के समान 24 गज के समान, गज का मतलब हाथी भी होता है, पर यहाँ पे गज वो एक इकाई होती है ना, मकान बनाना तब ये वाली। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, 8 अंगुलियों के बराबर, इतनी ऊंचाई पर इतनी, और जबकि पृथ्वीराज की आंखें बंद है। ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान, वहां पर सुल्तान बैठा हुआ है, तू चूक मत जाना। तो ये बात चंद बरदाई ने लिखी। तो ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण है और इसलिए अक्सर ये लड़ाई होती थी और संकुचित राष्ट्रीयता का प्रमाण देखने को मिलता है। पहला वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं, दूसरा युद्धों का वर्णन, तीसरा संकुचित राष्ट्रीयता। आगे चलते हैं। लोक भाषा साहित्य आदिकाल की विशेषता, इसके अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत ये भी देखने को मिलेगी लोक भाषा साहित्य। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, सिद्ध धन आचार्य, जैनाचार्यों, जैन धन आचार्य, दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है। जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जिस प्रकार से लोगों की जो भाषा थी उसी भाषा के अंतर्गत इन्होंने बोलना प्रारंभ किया, जिसमें क्रम कांड,
कर्मकांड, आडंबर एवं ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, कि साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। मुख्य रूप से देखें तो ये जो साहित्य है वो धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक सुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया। किसमें? आदिकाल में। सुचिता का मतलब होता है पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता, मतलब मन की पवित्रता पर बहुत अधिक जोर दिया गया। ऐसा किसने लिखा है? आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। किसके ऊपर? लोक भाषा साहित्य जो आदिकाल में लिखा गया। आगे चलते हैं मित्रों। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इसके अंतर्गत वीर रस को बहुत ज्यादा, और फिर अगर वीर रस के अलावा अगर किसी रस की बात करें तो उसका वर्णन आपको यहां देखने को मिलता है। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ लिख रहे थे। कौन कौन से रस को? वीर रस और श्रृंगार रस को क्या कर रहे थे? साथ साथ ही लिख रहे थे। इस समय कई युद्ध, साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा, जो मैंने पहले बता दिया कि दो कारण थे, वो कारण थे, इसके कारण लड़े गए रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, और उसमें हमीर रासो, खुमान रासो में भी वीर रस के साथ श्रृंगार की अभिव्यक्ति जाहिर की है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को जाहिर करना। पृथ्वीराज रासों में भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। विशलदेव रासों में तो विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। एक वीडियो मैंने बताया हुआ है। विशलदेव रासों में वियोग श्रृंगार का वर्णन बेहतर तरीके से किया गया है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का वीर रस की कृति है, तो विद्यापति पदावली में अद्भुत सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। मतलब ये जो रचनाएं हैं हालांकि वीर रस की हैं, पर यहाँ अगर ढंग से देखें तो कहीं कहीं इसके अंतर्गत आपको श्रृंगार रस का वर्णन भी देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। जो इतिहास के तथ्य थे उन तथ्यों के ऊपर बात ना करते हुए इन्होंने क्या किया? कल्पना आधारित बातों को लिखना प्रारंभ कर दिया। और कल्पना आधारित बातों को लिखने प्रारंभ करने के कारण आदिकाल में ये एक नया प्रश्न चिन्ह देखने को मिला। राजाश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। ऐतिहासिकता, इतिहास से संबंधित तथ्य को इन्होंने इतना प्रामाणिक रूप से संकलित नहीं किया अपने साहित्य में। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं। बस अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं करते थे, बस जैसे हैं उसको साथ साथ में भेड़ चाल में चले गए। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थ में जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। मतलब उनको पेट पालना है, बढ़ाई करके, तारीफ करके। उन्होंने सही को सही नहीं कहा। तो कहीं न कहीं ये कारण भी उन राजा की अतिशयोक्ति का प्रमुख था, और ये चीज़ें आपको आदिकाल के साहित्य में देखने को मिलती हैं। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते और वास्तविकता से दूर रखते थे तथा अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था, है ना। और आपने देखोगे तो पुराने ज़माने की जो उपाधियाँ थी उसको वो उपाधि दी गई। तो आदि वरावर बट्टेश्वर केदारनाथ, मतलब इतनी बड़ी उपाधि दे देते थे, इतनी बड़ी उपाधि दे देते थे जो इसके अंतर्गत होती थी। और ये कारण था बस हमारा राजा खुश रहे और हमें दान और आश्रय वो चीज़ें मिलती रहेगी, और दान और आश्रय के कारण हमारा पेट पलता रहेगा। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध एवं मुक्तक गीतों का प्रयोग आदि साहित्य में किया गया। और पहला प्रबंध काव्य जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है। प्रबंध काव्य वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो, दूसरा मुक्तक नीति काव्य विशलदेव रासो में वर्णित है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते हैं, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा। तो चरित काव्यों की जो परंपरा शुरुआत हुई वो जैन रचनाओं से प्रारंभ होती है। और वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है ये। और दूसरा मुक्तक नीति काव्य विशलदेव रासो वर्णित है। विशलदेव रासो वर्णित है।
अब है डिंगल, डिंगल भाषा युक्त काव्य। डिंगल आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा है। नेट में प्रश्न बन सकता है कि किस आधार पर शुक्ल जी ने ऐसा कहा कि ये जो वीर गाथा काल है आदिकाल का उपनाम क्यों है। तो इसका प्रमुख कारण है कि डिंगल में रासो साहित्य लिखने के कारण शुक्ल जी ने इसका निर्धारण किया है। चलते हैं आगे। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वो डिंगल भाषा का साहित्य है। कौन सी भाषा का साहित्य है? डिंगल का। राजस्थान एसोसिएशन संस्था है एक लंदन में, उसके साथ मैंने प्रोग्राम किया था ऑनलाइन, और दिलीप जी पुंगलिया उनके संरक्षक हैं, बहुत सारे मित्र हैं वहाँ पे। तो मेरे जो साथ में एंकर थे वो थे मूल सिंह जी भारती, जिन्होंने कांजी के छिड्डा जोधपुर के हैं, फिलहाल यूरोप में उनका खुद का घर है, वहाँ रह रहे हैं। उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया था डिंगलडा डकरे। तो बहुत अच्छा लगा था। मूल सिंह जी के साथ में मेरी यादें स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, और स्पेशल आभार उसके लिए दिलीप जी पुंगलिया सर का। तो इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्त नीति काव्य, मुक्त गीति काव्य, अपभ्रंश, अवट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य हैं। इसमें दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग भी मिलता है। इसमें श्रृंगार भी मिल जाएगा, और श्रृंगार रस में संयोग और वियोग विशेष रूप से मिलता है। और वियोग श्रृंगार का अगर उदाहरण देखना हो तो बिसलदेव रासो और संदेश रासो में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। आदिकालीन साहित्य का क्या देखना है? युगीन परिवेश। क्या देखेंगे? आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। ठीक है सब। तो देखते हैं हम। हाँ, उस समय का जो परिवेश था, उस समय का जो माहौल था वो क्या था, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अरे इस वायर को क्या हो गया? ठीक है। आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित करती रहती थी। पूर्ण रूप से उसने प्रभावित किया है। किसने? आदिकाल की साहित्य ने। उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। कवि या लेखक जो सामने दिखेगा, समाज में जो दिखेगा, वो अपने रचना में लिखने का काम करता है। और आप देखोगे कि समाज का दर्पण है साहित्य। ठीक है। उस साहित्य का निर्माण किसी कवि या किसी लेखक द्वारा होता है। वो देखता है, वो लिखता है। तो उस समय की जो स्थितियां थी, उन्होंने वो चीज़ें लिखी। ठीक है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। तो ये विशेषता आप लिख सकते हैं, अच्छा नहीं था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति को झकझोर दिया। हर्षवर्धन थे तब तक तो बढ़िया था, फिर विदेशी लोग आए, उन्होंने उसको पूरा का पूरा झकझोर दिया। इस कारण समाज जातिवाद, धर्मवाद एवं विविध मतांतरों से समाज बट गया था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, है ना। बलिदान देना, वीरता, इन चीज़ों के कारण से वो चीज़ें बदल रही थी। आगे कह रहे हैं, उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। समाज धीरे धीरे अपनी मर्यादा को खोता जा रहा था। नारियां युवावस्था में विधवा हो रही थी, है ना। तो बेटा कोई लाडू तो मलता है नहीं लड़ाई में। जब वहां पे युद्ध करने जाएंगे तो बेटा ये तो है नहीं कि आओ थोड़ा टीको बदाम में लियो, वो तो होना ही है। युद्ध होगा तो किसी एक पक्ष की हार होगी। ठीक है। तो युवावस्था में ही विधवा हो जाती थी। पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी, है ना। उस समय पुनर्विवाह नहीं हो सकता। पासा फेरा ना भैया, सॉरी नहीं खोड़ा विजय। नारियां भी मरण को वर्ण करने के लिए तैयार रहती थी। अगर मेरे पति मर रहे थे मैं भी मर जाऊंगा। सती थी, पहले की स्त्रियां क्या थी? सती थी। इसलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। पति के साथ साथ स्वयं को भी चिता में बैठ करके जला देना जौहर कहलाता है। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी। भोग्य का मतलब होता था
केवल उसके साथ संभोग करो, बच्चे पैदा करने की मशीन बना दो। ठीक है, इसलिए राजाओं ने बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। राजा ने एक बे मतलब 15-15 रानियां, 20-20 रानियां, 30-30 रानियां रखना शुरू कर दिया। इसमें बार बार युद्ध होने के कारण जन धन की हानि होती थी, बिल्कुल होती थी साहब। कई जो थे राजा महाराजा, वो अपने साथ में कई कन्नी रतरा पाया टूटता, कन्नी कोई बात हो, कन्नी कोई, बहुत सारी घटनाएं तो घटित होती ही थी साहब, क्योंकि वो चीजें होगी तो घटना तो घटित होना निश्चित है ना। नुकसान भी होगा, बहुत सारे सैनिक भी मरेंगे, बहुत सारे जो घोड़े आ रहे हैं वो भी मरेंगे, तो वो चीजें नुकसान देती थी। और उससे क्या होता था कि आम जन है वो परेशान होता था, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक स्थिति बन जाती थी। समाज है वो धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाता था। जनता असहाय, पीड़ित एवं दुखी रहती थी। असहाय का मतलब जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो खर्च है वो राजा के ऊपर, राजा जनता से वसूल करता था, तो इसलिए जनता दुखी रहता था। खुशहाल पानी लाओ यार। धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया। धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाने लगा, पाखंड किए जाने लगे। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, ठीक है, हीनयान को वापस 2 भागों में बांटा गया, फिर इसको भी 2 भागों में बांटा गया। इस तरह से बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे बढ़ता गया, विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्म कांडों से युक्त हो गया। बहुत सारे कर्म कांड किए गए हैं। थार तो भैया ठीबड़ी मेलनी पड़ी, थार तो बड़ो उतरो उतारनो भाई, उतरो लाग भाई, ये चीजें की जाने लगी, पाखंड किए जाने लगे। समाज में बहुत तरीके से ढोंग किया जाने लगा, जिससे आम जन परेशान होने लगा। जैन संप्रदाय भी वाम मार्गी उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। जैनों ने भी कहीं न कहीं इस पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया। कहाँ पे? आदिकाल में। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान में बढ़ गया था। जैन भी इससे दूषित नहीं रह पाए और यौगिक क्रियाओं से वैष्णव धर्म ने अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली और शैव, शाक्त आदि यौगिक क्रियाओं से, योग धन एक यौगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। कई बार होता है ना, ले भाई बाल गुलाब हाथ में दिया गुलाब निकले, मतलब इस प्रकार से दिखा करके समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे थे। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला हो गया था। अशिक्षित जनता उसके जाल में फंस जाती थी। आप देखोगे तो आज भी जहाँ पे शिक्षा का बोलबाला कम है, वहाँ पर बच्चों को झाड़ फूंक ज़्यादा करवाया जाता है, छोटे बच्चों को। आप इस साइड के जो केसेस देखेंगे, अपने दक्षिणी राजस्थान या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो केसेस देखेंगे, तो वहाँ आज भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को दागा जाता है ना, भोपा के द्वारा दागा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं अशिक्षा है। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियाँ आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर रही थी, जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया था। आदमी हार जाता है, टूट जाता है, बार बार कभी कभी ये चीज़ें होती हैं तो आदमी हार जाता है एक प्रकार से। पानी पी लो। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, क्या नाम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाचार्य, शंकर धन आचार्य, रामानुज धन आचार्य, दीर्घ संधि बन रही है इसमें, दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। इन्होंने कहा इस प्रकार से मत करो, आप साथ में जुड़िए, संगठन में रहिए, साथ साथ चलिए, ये चीजें वो कहने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया। ये अंत संघर्ष का समय था, खुद को खुद से जूझना, ऐसा समय हो गया था। ठीक है, इस समय भाषा में भी संक्रांति काल चल रहा था, ये तो पहले ही हो गया। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंश को संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा। अनुपम, जिसकी उपमा नहीं हो सकती। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल और सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य, तो ये लाइन बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया है, और जिसका प्रभाव काव्य पर पड़ा।
इस समय हिंदी साहित्य की एक उपभाषा राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने रासो काव्य लिखना प्रारंभ किया। रासों में ओज गुण और वीर रस, रस कितने होते हैं? 9 + 2 = 11। तो उसका जो गुण होता है वो ओज होता है। तो होने के कारण ये जनप्रिय बन गया। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों को भी स्थान दिया गया। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। कौन सा? आदिकाल का। इस प्रकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राजस्थानी, डिंगल तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्द तथा इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका प्रयोग देखा गया है। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अंत संघर्ष, धार्मिक मत मतांतरों का संघर्ष तथा भाषा की संक्रमणता से युक्त रहा, और जो आदिकाल की विशेषता है। जो क्या है? आदिकाल की विशेषता। तो ये चीज़ें थी, ये हमने पूरा का पूरा इस वीडियो में देखा आदिकाल की साहित्य प्रवृत्तियों के बारे में। वीडियो किस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से आपने देखा, आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए ताकि इस वीडियो की जो पॉपुलरिटी बने और वीडियो आगे से आगे आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त देख सकें। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। मुझे दीजिए इजाज़त। आज यहीं तक था। शुक्रिया। शब्बा खैर।